जय श्री राम मित्रों, वनवास के 12वें वर्ष के पूर्ण होने पर पांडवों ने अब अपने अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहने की योजना बनाई। उन्होंने अपना वेश बदला और मत्स्य देश की ओर निकल पड़े। मार्ग में एक भयानक वन के भीतर एक शमशान में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपाकर रख दिया और उनके ऊपर मनुष्यों के मृत शवों तथा हड्डियों को रख दिया, जिससे कि भय के कारण कोई वहां न आ पाए। उन्होंने अपने छद्म नाम भी रख लिए, जो थे जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल। किंतु ये नाम केवल मार्ग के लिए थे। मत्स्य देश में वे इन नामों को बदलकर दूसरे नाम रखने वाले थे। राजा विराट के दरबार में पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं तथा मेरा नाम कंक है। मैं द्यूत विद्या में निपुण हूं। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूं। विराट बोले, कंक, तुम दर्शनीय पुरुष प्रतीत होते हो। मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूं, अतः तुम सम्मान पूर्वक यहाँ रहो। उसके बाद शेष पांडव राजा विराट के दरबार में पहुंचे और बोले, हे राजा धीराज, हम सब पहले राजा युधिष्ठिर के सेवक थे। पांडवों के वनवास हो जाने पर हम आपके दरबार में सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। राजा विराट के द्वारा परिचय पूछने पर सर्वप्रथम हाथ में कड़छी कड़ाई लिए हुए भीमसेन बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। मेरा नाम वल्लभ है। मैं रसोई बनाने का कार्य उत्तम प्रकार से जानता हूँ। मैं महाराज युधिष्ठिर का रसोइया था। सहदेव ने कहा, महाराज, मेरा नाम तंतिपाल है। मैं गाय बछड़ों के नस्ल पहचानने में निपुण हूं और मैं महाराज युधिष्ठिर के गौशाला की देखभाल किया करता था। नकुल बोले, हे मत्स्याधिपति, मेरा नाम ग्रंथिक है। मैं अश्व विद्या में निपुण हूं। राजा युधिष्ठिर के यहाँ मेरा काम उनके अश्वशाला की देखभाल करना था। महाराज विराट ने उन सभी को अपनी सेवा में रख लिया। अंत में उर्वशी के द्वारा दिए गए साफवश नपुंसक बने हाथी दांत की चूड़ियां पहने तथा सिर पर चोटी गूंथे हुए अर्जुन बोले, हे मत्स्यराज, मेरा नाम बृहन्नला है। मैं नृत्य संगीत विद्या में निपुण हूँ। चूंकि मैं नपुंसक हूँ, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने मुझे अपने अंतःपुर की कन्याओं को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए नियुक्त किया था। बृहन्नला के नृत्य संगीत के प्रदर्शन पर मुग्ध होकर उसकी नपुंसकता की जांच करवाने के पश्चात महाराज विराट ने उसे अपनी पुत्री उत्तरा की नृत्य संगीत की शिक्षा के लिए नियुक्त कर लिया। इधर द्रौपदी राजा विराट की पत्नी सुदेशना के पास जाकर बोली, महारानी, मेरा नाम सेरंद्री है। मैं पहले धर्मराज युधिष्ठिर की महारानी द्रौपदी की दासी का कार्य करती थी, किंतु उनके वनवास चले जाने के कारण मैं कार्य मुक्त हो गई हूँ। अब आपकी सेवा की कामना लेकर आपके पास आई हूँ। सेरंद्री के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उसे अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया। तो मित्रों, इस तरह से मत्स्य देश के महाराज विराट के पास रहते हुए पांडवों और द्रौपदी को लगभग 10 माह का समय शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हो गया। अब हम बात करते हैं कीचक की। कीचक महाराज विराट की सेना का सेनापति और उनका साला था, यानी रानी सुदेशना का वह भाई था। वह एक दिन अपनी बहन रानी सुदेशना से मिलने के लिए रनिवास में गया तो उसने अपनी बहन की विशेष दासी सेरंद्री को देखा। वह उसके रंग रूप पर मोहित हो गया और किसी भी तरह उसको पाने की लालसा करने लगा। कीचक के लिए कहा जाता था कि वह जिस चीज की चाह कर लेता था उसको पाकर ही रहता था। इसलिए उसने अपनी बहन सुदेशना से कहा कि वह सेरंद्री को उसके पास भेज दे। रानी की आज्ञा पाकर सेरंद्री उसके भाई कीचक के पास जाती है। तब वह उसके साथ प्रेमपूर्ण तरीके से बात करता है और कहता है कि सुंदरी, मैं तुम पर आसक्त हूँ। क्या तुम मुझे अपने प्रेम के योग्य समझोगी? द्रौपदी जब इस तरह की बातें कीचक के मुंह से सुनती है और उसकी जो दृष्टि है उसमें काम भावना देखती है, तो वह उसको आगाह करती हुई कहती है कि मेरे पति 5 गंधर्व हैं और वो तुम्हें इसकी सजा अवश्य देंगे। यही बात वो महारानी सेरंद्री और उसके पति विराट से भी कह देती है कि कीचक मुझ पर गंदी दृष्टि डालता है, इसलिए उसको सजा मिलेगी। मेरे गंधर्व पति उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन महारानी और महाराज उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। जब कीचक की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाती है तो द्रौपदी भीम से, जो उस समय वहां का रसोइया बना हुआ था वल्लभ के रूप में,
उसे एकांत में जाकर सारी बात कह सुनाती है। भीम को सुनकर बड़ा क्रोध आता है। वह द्रौपदी के साथ मिलकर योजना बनाता है और कहता है कि तुम झूठ मूठ का कीचक से प्रेम प्रदर्शन करो और उसको मिलने के लिए नृत्यशाला में बुला लो, मैं वहां तैयार मिलूंगा। तो द्रौपदी वैसा ही करती है और योजना के अनुसार कीचक शेरंद्री से मिलने के लिए नृत्यशाला में जाता है। वहां चादर ओढ़े हुए भीम सोया हुआ मिलता है उसे। वह अंधेरे में देख नहीं पाता और भीम को शेरंद्री ही समझते हुए प्रेमपूर्ण वार्तालाप शुरू करता है और तभी भीम अपने असली रूप में आ जाता है और उसका उसी नृत्यशाला में बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर वध कर डालता है। दूसरे दिन जब हाहाकार मचता है राजभवन में, तो सभी कीचक की मौत के लिए शेरंद्री को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और शेरंद्री कहती है कि मैंने पहले कहा था कि मेरे गंधर्व पति इसको जरूर सजा देंगे और उन्हीं ने यह सजा दे दी है। तो मित्रों, इस तरह से पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो जाता है। उसी दौरान भीम कीचक का भी वध कर देता है और अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद आगे की कहानी फिर शुरू हो जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम।